नमस्कार। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव। लगातार देख रहे हैं आप बजट की बारीकियां। बजट का एक बड़ा हिस्सा करारोपण का हिस्सा होता है, करों का हिस्सा होता है। और बजट को अगर मैं एक शब्द में व्याख्या करना चाहूं तो ये कहूंगा कि बजट दो बातों पर फोकस करता है। रुपया आएगा कहां से, रुपया का जाएगा कहां। ये आने और जाने की जो प्रक्रिया है रुपए की, उसमें बहुत बड़ा फोकस जो होता है, बहुत बड़ा हिस्सा जो होता है, वो टैक्सेशन का होता है, कर का होता है। किसी भी सरकार के लिए नए कर लगाना बहुत चुनौतीपूर्ण होते हैं और करों के बारे में ये कहा भी गया है, चाणक्य ने भी कहा है कि कर उतने ही लगाना चाहिए कि जनता चीखे चिल्लाए नहीं या विद्रोह ना करे। और करों के बारे में तो कहा जाता है कि कर उतना लगाना चाहिए कि मुर्गी के हम तब तक पंख नोचते रहें जब तक कि वो चीखना चिल्लाना शुरू ना कर दें। तो सरकार ने नए कर लगाने में कितनी उदारता बरती है या सख्ती से कर लगाए हैं, और ये कर क्या मध्यम वर्ग को राहत दे पाएंगे, या मध्यम वर्ग जिस राहत की अपेक्षा कर रहा था, उम्मीदें कर रहा था, क्या वो उम्मीदें उसकी पूरी हुई हैं। इन तमाम विषयों पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मध्य प्रदेश के दो वरिष्ठ कर विशेषज्ञ मौजूद हैं, श्री गोविंद अग्रवाल जी और श्री कीर्ति जोशी। आप दोनों चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, बहुत ही बारीक और निष्णांत जानकार हैं कर कैसे लगते हैं, उनके क्या इम्पैक्ट्स होते हैं, कहाँ उनका असर पड़ता है, और अर्थव्यवस्था में ये कर एक बूस्टर का, एक एनर्जी का किस तरह से काम करेंगे। इन पर बात करने के लिए आप दोनों मेहमानों का स्वागत है। सबसे पहले गोविंद अग्रवाल जी, आप बहुत ही वरिष्ठ कर विशेषज्ञ हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि उसमें हमारी पहले भी मेहमानों से बात हुई कि उम्मीद की जा रही थी कि मध्यम वर्ग को राहत मिलेगी, थोड़ा सा आयकर में टैक्स स्लैब में कुछ छूट मिल जाएगी, 1.5 से 3 लाख हो जाएगी, या स्लैब्स में कुछ राहत मिलेगी। वैसा कुछ तो हुआ नहीं है, और उसके पीछे कारण भी ये बताया जा रहा है कि सरकार की अर्थव्यवस्था खराब है, हालत खराब है, कोविड के कारण सरकार के ऊपर बहुत प्रेशर है। लेकिन फिर भी मध्यम वर्ग को इस करों से क्या उम्मीद थी, इस बजट से, और क्या होना चाहिए था? आपको क्या लगता है कि मध्यम वर्ग की भी कोविड में हालत खराब हुई है, उसको राहत देने के लिए क्या करना चाहिए था? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। मध्यम वर्ग को आशा थी कि बजट के अंदर न्यूनतम छूट सीमा आयकर की जो है इसमें वृद्धि की जाएगी, परंतु उसमें कोई वृद्धि नहीं की गई है। जो स्लैब थे पिछले 7 सालों से, जो स्लैब हैं वही कायम रखे गए हैं। ना तो टैक्स स्लैब में परिवर्तन किया गया है, ना न्यूनतम छूट सीमा में कोई परिवर्तन किया गया है। केवल और केवल जो 75 साल से अधिक उम्र के पेंशनभोगी करदाता हैं उनको एक मामूली सी राहत दी गई है, और वो भी राहत के साथ में बहुत सारी शर्तें लाद दी गई है। पहली शर्त तो ये है कि उनकी आयु 75 वर्ष से अधिक हो। दूसरी ये है कि उनकी आमदनी का स्रोत केवल और केवल पेंशन और ब्याज हो। तीसरा, जिस अकाउंट के अंदर उनकी पेंशन आती है उसी अकाउंट के अंदर उनको ब्याज की आमदनी हो, और वो जो बैंक है वो गवर्नमेंट स्पेसिफाई करेगी कि उन्हीं बैंकों के अंदर उनको पेंशन और ब्याज की आमदनी होना चाहिए। फिर बैंक वालों को उनको एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि मेरे जो पेंशन की इनकम है और ब्याज की इनकम है उसके ऊपर प्रॉपर टीडीएस काट लिया गया है। इतनी सब शर्तें पूरी करेगा वो व्यक्ति करदाता, तो 75 वर्ष से अधिक के पेंशन भोगी करदाताओं को रिटर्न फाइल करने से छूट प्रदान की गई है। मतलब इसका मतलब ये है कि मध्यम वर्ग को कोई बहुत ज़्यादा उम्मीद इस बजट से नहीं रखनी चाहिए। हाँ, अभी जो प्रस्ताव आए हैं उसमें तो मध्यम वर्ग को कोई राहत देने की बात आयकर की दरों के अंदर बिल्कुल भी नहीं है। कीर्ति जोशी जी, ये जो टैक्स पार्ट है टैक्स सेक्शन का, इसको आप किस तरह से देखते हैं इस बजट के रूप में? सर, न करते शोर शराबा तो और क्या करते, तुम्हारे शहर में कुछ कामकाज भी तो हो। कब तलक रहेगी वादों में कैद खुशहाली, हर एक बार कल क्यों, कभी तो आज भी हो। तो जैसा कि हम बजट से अपेक्षा कर रहे थे कि बहुत सारे रिलीफ जो हैं वो मिडिल क्लास को मिलेंगे, एक आम करदाता को मिलेंगे, चाहे वो एटीसी के रूप में लिमिट बढ़ाकर हों, चाहे कोविड पीरियड में जो वर्क फ्रॉम होम एम्प्लॉयज़ ने किया तो उनके लिए कुछ एडिशनल स्टैंडर्ड डिडक्शन के रूप में हो, या हम टैक्स स्लैब को बढ़ाकर दें, या फिर मेडिक्लेम के अंदर, क्योंकि इस साल कोविड में बहुत सारा खर्चा जो हुआ है वो टुवर्ड्स हेल्थ इंश्योरेंस में भी हुआ है, और मतलब देखा जाए तो चिकित्सा के लिए भी किया गया है। ऐसी कोई छूट यहाँ पर क्योंकि मिली नहीं, तो बजट कुल मिलाकर एक आम करदाता के लिए तो यह कहा जाएगा कि फ़िलहाल कोई बहुत आशा वाला बजट नहीं रहा, जैसा था वैसा ही चलते रहा। कुछ नया इस बजट में एक आम करदाता के लिए नहीं है। उल्टा कुछ चीज़ों की समय सीमा और कम कर दी गई।
जैसे कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की जो ड्यू डेट होती थी, वो ड्यू डेट जो है उसका टाइम पीरियड 3 महीने घटा दिया गया है। अब लेट फीस के साथ भी पहले 31 जुलाई सामान्य करदाता के लिए आखिरी तारीख होती थी रिटर्न फाइल करने की, और लेट फीस के साथ 31 मार्च तक रिटर्न दाखिल कर सकते थे। अब उस समय सीमा को घटाकर 31 दिसंबर कर दिया है। आप 31 दिसंबर के बाद रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं अगर हम देख रहे हैं तो शिकंजे को कसने की बात की गई है, उसमें रिलीफ की कहीं भी बात नहीं की गई है। लेकिन अग्रवाल जी, ये जो कहा पहले रीओपन वाला मामला होता था, केस रीओपन करने का मामला होता था, उसमें तो राहत दी है। अब रीओपन करने के लिए जो है केवल 3 साल का ही मामला होगा, और इस तरह से कुछ इनडायरेक्टली राहत तो उद्योगपतियों को मिली है। हाँ, उसमें क्या है कि ऐसे केसेस जिनके अंदर कि किसी भी कारण से आयकर अधिकारी को जानकारी प्राप्त होती थी 6 साल के अंदर, नॉर्मल केसेस के अंदर, कि उस व्यक्ति ने कोई आय छुपाई है या उसने जो रिटर्न फाइल किया है उसके अंदर प्रॉपर जानकारी नहीं दी है, तो आयकर अधिकारी पिछले 6 साल के केसेस नॉर्मल कोर्स में खोल के और पुनः उसका असेसमेंट कर सकता था। पर जहाँ कर अपंचन 50 लाख से ज़्यादा का होता था, वहाँ पर वो 10 साल तक वो केस को रीओपन कर सकता था। तो 10 साल वाले जो केसेस हैं उनके अंदर तो कोई राहत नहीं दी गई है, परंतु 6 साल की जो समय सीमा थी उसे घटाकर 30 वर्ष कर दिया गया है। और इससे निश्चित रूप से ऐसे करदाता जो कि 4 साल और 6 साल के बीच में आते हैं उनको निश्चित रूप से राहत मिलेगी, और 6 साल से घटकर 3 साल तक ही उनके केसेस रीओपन होंगे और उसी का उनको कराधान कराना होगा। कीर्ति जी, क्या इस बजट को अगर हम टैक्सेशन के लिहाज से अगर मैं आपसे बात करूं, तो और क्या क्या बेहतर इसमें करने की गुंजाइश थी, जिसके आप जो एक्सपर्ट्स लोग हैं जो उम्मीद कर रहे थे कि ये अगर करें तो हमारा रेवेन्यू भी बढ़ सकता है? क्योंकि अगर हम करों का सरलीकरण कर दें या टैक्सेशन कुछ कम कर दें तो हमें लगता है कि रेवेन्यू में वृद्धि होती है। क्या उस फार्मूले पे सरकार चली है? फिलहाल तो देखा जाए तो फॉर्मूला तो वही रहा जो लास्ट ईयर था। फॉर्मूला चेंज तो तब होता जब आप बजट में कुछ ना कुछ चेंज या परिवर्तन करते। परिवर्तन कुछ नहीं रहा, लेकिन हाँ, अगर डिपार्टमेंट को या विभाग को या फाइनेंस मिनिस्ट्री को ये लगता है कि हमें अपना रेवेन्यू मॉडल बढ़ाना था, तो टैक्सेशन में कुछ चेंजेस किए जा सकते थे। लाइक पार्टनरशिप के अंतर्गत जो है वो अभी फ़िलहाल हाईएस्ट टैक्स मार्जिनल रेट से जो है टैक्स लगता है, उसके लिए रेमुनरेशन में अगर वो कुछ प्रोविज़न कर आते कि पार्टनर्स को रेमुनरेशन दिया जा सकता है और उसकी लिमिट बढ़ा दी जाती, तो इंडिविजुअल हैंड्स में वो इनकम टैक्सेबल होती और यहाँ पर पार्टनरशिप में उसकी डिडक्शन मिलती। तो कहीं एक छोटे करदाता को ये लगता कि हमें कुछ रिलीफ यहाँ पर आई है। ऑल्दो रेवेन्यू पे उस पर बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन सिंप्लीफाई हो जाता थोड़ा सा मामला। दूसरा, जो डिडक्शंस की हम बात कर रहे हैं, फ़िलहाल वर्तमान में जो डिडक्शंस करदाता को अवेलेबल है, वो डिडक्शंस अभी बहुत कम लगती है। 1.5 लाख रुपए की एटीसी की जो डिडक्शन है, किसी भी व्यक्ति की बात करें तो एजुकेशन और होम लोन, ये 2 मिलाकर ही किसी व्यक्ति की इनकम का जो है 1.5 लाख रुपए की जो सीमा है, बच्चों की शिक्षा और होम लोन, ये 2 मिलाकर ही उस 1.5 लाख को पूरा कर देता है। कहीं कुछ अतिरिक्त थोड़ा सा डिडक्शन दे देते, क्योंकि मैं कल एक डाटा जो है डायरेक्ट टैक्स CBDT का वो देख रहा था, और उसको देखने के बाद मुझे समझ में आया कि जनरली जो इनकम, जो आयकर दाता 10 लाख से कम की इनकम ग्रुप वाले हैं, उनका जो टैक्स में कंट्रीब्यूशन होता है वो हार्डली 2-3% टैक्स में कंट्रीब्यूशन होता है। तो अगर उस 2-3% के टैक्स को छोड़ने की बजाय उनको रिलीफ दे दी जाती, तो एक बड़ा मास जो है वो उससे बाहर हो सकता था। अग्रवाल साहब, राहत के साथ साथ अगर ये जो टैक्सेशन है, ये जिस तरह की सरकार अर्थव्यवस्था की अगर मैं बात आपसे करूं, टैक्सेशन से थोड़ा सा हटकर 20 लाख करोड़ का कर्जे की व्यवस्था करनी है, बाजार से कर्जा उठाना है, डेफिसिट बजट जो है वो जा रहा है 6.8 तक, और उम्मीदें और हमारी ख़राब होती आ रही। तो आपको नहीं लगता कि उसमें ज़रूरी था कि सरकार कुछ टैक्स दरें बढ़ाती, क्योंकि सरकार के पास पैसा नहीं है और ये कोविड ने सरकार की कमर तोड़ दी है। तो सरकार करे तो करे क्या? उसको अपने रेवेन्यू सोर्सेज भी तो जनरेट करना है, वो कैसे करेगी? देखिए, सरकार को निश्चित रूप से जैसा आपने बताया कि अतिरिक्त संसाधनों की आवश्यकता है, परंतु एक और जहाँ पर हम ये बात कर रहे हैं कि भाई मध्यम वर्गीय के लोग या नीचे तबके के जो लोग हैं, जो आयकर दाता भी हैं और जिनकी कैपेसिटी कम है टैक्स भरने की, उनको राहत दी जाए। तो दूसरी तरफ यदि ये बात आती कि उनके ऊपर कर का भार बढ़ाया जाए, तो वो भी पब्लिक ओपिनियन के हिसाब से और जनमानस के हिसाब से गलत होता। दूसरी ओर जो ज़्यादा इनकम वाले लोग हैं,
जैसे 50 लाख से ज़्यादा जिसकी इनकम है तो उसको इनकम टैक्स के साथ साथ सरचार्ज के साथ साथ एक स्पेशल सरचार्ज और देना होता है। 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में उसको टैक्स देना होता है, एडिशनल टैक्स देना होता है जिसे सरचार्ज कहा जाता है। 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में और उसकी स्लैब बढ़ जाती है, और 5 करोड़ से ऊपर तो 37% तक अतिरिक्त उसको सरचार्ज देना होता है। तो उन लोगों के ऊपर ऑलरेडी सरचार्ज की दर काफ़ी है, और यदि वो बहुत ज़्यादा बढ़ाई जाती तो फिर जो एक बात आती है कि यदि रेट ऑफ टैक्स बहुत ज़्यादा होती है तो टैक्स इवेजन करने की जो प्रवृत्ति होती है वो भी बढ़ जाती है। जैसा आपने शुरू में कहा कि टैक्स उतना ही लेना चाहिए जितना कि करदाता आसानी से दे दे, अदरवाइज़ फिर ये होता है कि टैक्स इवेजन की प्रवृत्ति बढ़ेगी और जो कर की दरें हैं वो केवल किताबों पर रह जाएगी, पर करदाता से उसका कलेक्शन नहीं हो पाएगा। और इसमें एक चीज़ और ऐड करूंगा, इनडायरेक्ट टैक्सेशन में जो बदलाव किए हैं, डायरेक्ट टैक्स की हम बात कर रहे हैं, बट वर्तमान में जीएसटी जो है वो भी एक बहुत बड़ा सोर्स गवर्नमेंट के लिए इनकम का होते जा रहा है। और 2 चेंजेस इस बजट में किए हैं, जिसमें से एक चेंज ऐसा है कि अगर किसी व्यक्ति ने, किसी व्यापारी ने किसी दूसरे व्यापारी से माल खरीदा है तो वो उसने जो उस माल खरीदने के लिए जो टैक्स चुकाया है उस टैक्स का क्रेडिट उसको तभी मिलेगा जब सामने वाले व्यापारी ने उसका अपना रिटर्न फाइल कर दिया हो। पहले ये प्रोविजनल क्रेडिट मिल जाती थी, लेकिन फ़िलहाल एक बदलाव करके इसमें परिवर्तन कर दिया है कि जब तक सामने वाला व्यापारी उसका रिटर्न फाइल नहीं करेगा आप उसकी क्रेडिट नहीं ले पाएंगे। इसके लिए एक बहुत बड़ा टैक्स अमाउंट जो है गवर्नमेंट को वेल इन एडवांस मिलेगा, टाइमली मिलेगा, और कहीं भी ये शंका कुशंका नहीं रहेगी कि टैक्स का जो है इवेजन हो सकता है, क्योंकि वर्तमान में सरकार जो है वो बोगस बिल की समस्याओं से लेकर और फेक इनवॉइस की समस्या से लेकर बहुत जूझ रही है। बहुत बड़ा टैक्स अमाउंट जो है वो इस तरीके के फ्रॉड्स में चला जाता है। और डायरेक्ट टैक्स में भी एक बदलाव किया गया जिसमें ये व्यवस्था कर दी है कि अगर कोई व्यक्ति बोगस बिल के कामकाज में ऐसा लगता है असेसिंग ऑफिसर को कि इन्होंने बोगस बिल का क्रय विक्रय किया है, तो उनके अकाउंट को प्रोविजनली अटैच किया जा सकेगा, बैंक अकाउंट को, उनके डेटर्स को नोटिस देके उनसे रिकवरी की जा सकेगी। तो ऐसे बहुत सारे जो हैं वो रास्ते गवर्नमेंट ने रखे हैं कि इनडायरेक्टली जो है वो रेवेन्यू कलेक्शन किया जा सके। कीर्ति जी, ये जो आप बता रहे हैं रास्ते कि बहुत सारे के, इसका मतलब ये कि आम व्यापारी को इसमें लाभ नहीं हो पाएगा जीएसटी में, जो होना चाहिए था कि भाई उसको जीएसटी में कुछ राहत दे दी जाती आम व्यापारी को, छोटे व्यापारी को, मध्यम वर्गीय को, क्योंकि अभी तो सबसे ज़्यादा कोविड ने छोटे मध्यम वर्गीय व्यापारी को ही परेशान किया। उसकी दुकानें लॉकडाउन में बंद रहीं, उसका कारोबार बंद रहा, उसकी वर्किंग कैपिटल खत्म हो गई, तो उसको राहत कुछ मिलना चाहिए थी। देखिए साहब, जहाँ तक इनपुट टैक्स क्रेडिट का सवाल है, ऑल्दो एक व्यापारी के नज़रिए से बात करें, एक ईमानदार व्यापारी के नज़रिए से अगर बात करते हैं तो निश्चित रूप से उसके लिए तकलीफ़ वाला मामला है। ये तकलीफ़ वाला मामला इसलिए है कि व्यापारी किसी दूसरे व्यापारी से जब व्यापार करता है और वो सामने वाला व्यापारी उस दिन उससे नगद ले लेता है, वो उसके पास जो ये ऑप्शन नहीं होता है कि वो टैक्स सीधे गवर्नमेंट को दे दे और उससे माल खरीद के ले आए। उसकी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि साहब मैंने ये अमाउंट आपको दे दिया है और आप इसका टैक्स जमा कर देंगे और मैं इसका क्रेडिट ले लूँगा। लेकिन अगर सामने वाले व्यापारी ने उसका पेमेंट नहीं किया टाइमली तो मेरी क्रेडिट उसमें रुक जाएगी, जो कि निश्चित रूप से एक ईमानदार करदाता के लिए तकलीफ वाला मामला रहेगा। परंतु कहा जाता है जैसे बहुत सी बार कि बहुत सारे लोग अगर गलत करते हैं तो उसका खामियाजा किसी सही आदमी को भी भुगतना पड़ता है। तो शायद ये उसी के कारण है कि पिछले 3 साल में जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन से आज तक हमने बहुत सारे केसेस बोगस बिल के देखे, फेक इनवॉइसेस के देखे, और टैक्स बचाने के लिए व्यक्ति इस तरीके के जो रास्ते अख्तियार करता है वहाँ जाकर तकलीफ आएगी। जो जेन्युइन व्यापारी है वो एक नहीं तो अगले महीने रिटर्न फाइल करेगा, और जेन्युइन आदमी से व्यक्ति व्यापार करना बंद कर देगा। अगर मान लीजिए मैं किसी व्यक्ति को माल देता हूँ या सेवाएं देता हूँ और मैं उसका टैक्स जमा नहीं करता हूँ, अगली बार जो व्यक्ति मुझसे सामान लेकर गया है या जिसने मुझसे सेवाएं ली है वो मुझसे व्यापार नहीं करेगा अगर मैंने मेरा रिटर्न टाइमली फाइल नहीं किया है, क्योंकि उसकी क्रेडिट रुक जाएगी। तो मतलब गवर्नमेंट को जो है वो टैक्स वेल इन टाइम आना स्टार्ट हो जाएगा। इसी मंशा के साथ मेरे ख्याल से ये जो है ये अमेंडमेंट किया गया है। अग्रवाल जी, पर जीएसटी आने के बाद चार्टर्ड अकाउंटेंट बड़े परेशान रहे। अक्सर लोगों ने शिकायत की कि भाई स्ट्रेस बहुत बढ़ गया है, समय नहीं मिलता, सर्वर परेशान रहता है, हम समय पे हमारे क्लाइंट्स के सबमिट नहीं कर पा रहे हैं केसेस। तो क्या इस बजट में या इस प्रावधान में कुछ होना चाहिए था ऐसा कि जीएसटी का सरलीकरण होता? हालांकि जनवरी में तो बहुत ज़्यादा बम्पर कलेक्शन हुआ है और ऐसा कलेक्शन हुआ है कि जीएसटी आने के बाद अब तक का सबसे ज़्यादा कलेक्शन हुआ है, तो अर्थव्यवस्था पटरी पे तो आ रही है, लेकिन व्यापारी को और जो टैक्स कंसल्टेंट हैं उनके लिए कुछ सरलीकरण की बात होनी चाहिए थी क्या? ऐसा आपने बिल्कुल सही कहा, सरलीकरण होना चाहिए था। अभी इसके 2 पार्ट हैं।
पहला तो ये कि जो जीएसटी पोर्टल है उसके ऊपर इतने क्लचेस होते हैं कि वो टाइमली काम नहीं करता है, आखिरी दिनों के अंदर सर्वर डाउन हो जाता है, रिटर्न टाइम पे फाइल नहीं हो पाते हैं। दूसरा और पेनल्टी बहुत लगती है उसमें। पेनल्टी काफ़ी लग जाती है। दूसरा कंप्लायंसेस इतनी ज़्यादा करनी होती है कि आदमी एक डेट पे काम पूरा हुआ नहीं और अगली डेट सामने होती है। तो व्यापारी के लिए भी और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए भी हमेशा कंटिन्यूएशन के अंदर काम बना रहता है। तो सरकार को सरलीकरण इस प्रकार से करना चाहिए कि उनको टैक्स प्रॉपर मिले, उसमें मनाही नहीं है, क्योंकि जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है, व्यापारी अपनी जेब से नहीं देता है, वो ग्राहक से वसूलता है और उसका भुगतान करता है, केवल वैल्यू एडिशन के ऊपर उसे टैक्स देना होता है। तो ऐसी दशा के अंदर व्यापारी को कोई परेशानी नहीं है, परंतु ये जो प्रोसीजर है वो इतने लंबे हैं और इतनी टाइमली कंप्लायंसेस करनी होती है कि उसकी कंप्लायंसेस के कारण से व्यापारी परेशान हो जाता है। तो ये कंप्लायंसेस का बर्डन, जैसे इस बजट में भी बार बार वो कहते हैं कि हम कंप्लायंसेस का बर्डन कम करना चाहते हैं, परंतु कथनी और करनी में बहुत ज़्यादा फ़र्क देखने में आता है। कि कहने के लिए तो कहते हैं कि हम ये कम कर रहे हैं कंप्लायंस का बर्डन, पर वास्तव में देखा जाए तो कंप्लायंस का बर्डन कम होने के बजाय कंप्लायंस का बर्डन बढ़ जाता है। इसमें यदि अपन वित्त मंत्री के नज़रिए से देखें तो ये बात भी सामने आती है कि जहाँ छूट दी जाती है वहाँ पर हमारा कुछ व्यापारी वर्ग उन छूटों का फ़ायदा लेते हुए और सरकार का जो राजस्व सरकार को देना चाहिए वो नहीं दे पाता है या नहीं चुकाता है। तो ऐसे जो लोग हैं, जैसे फेक इनवाइस की बात आई सामने, तो फेक इनवाइस के कारण जो इकोनॉमी के अंदर डिस्टॉर्शन हो रहा है उसे रोकने के लिए सरकार को सख्त कदम उठाने पड़ते हैं और कंप्लायंसेस और बढ़ जाती है और उसका जो है नुकसान अच्छे व्यापारियों को, ईमानदार व्यापारियों को भी उठाना पड़ता है। हमेशा से इस देश में एक बहस होती रही है कि क्या कृषि आय कर मुक्त होनी चाहिए। बहुत सारे बड़े बड़े किसान हैं और अभी हमने किसान आंदोलन में देख लिया कि किस तरह से वहाँ लंगर लगे गए, लंगर छके गए, सुबह दूध जलेबी, दोपहर में बादाम का हलवा, रात को हल्दी और छुआरे का दूध और बड़ी बड़ी मशीनें, बड़े बड़े माल्स लगे। और ऐसा लगा ही नहीं कि भारत का किसान गरीब है, कर्जे में पैदा होता है, कर्जे में जीता है और कर्जे में मर जाता है। हम जिस किसान को किसान आंदोलन में देख रहे थे वो बहुत संपन्न किसान था और ये बात हमेशा से उठती रही है। हर बार हर बजट के पहले चर्चा होती है कि खेती पर से जो आय होती है उसको कर मुक्त नहीं होना चाहिए, उस पर भी कर लगना चाहिए। जैसे कि उद्योग से आय होती है कर लगता है, बल्कि एक छोटा सा कर्मचारी भी अगर कुछ पैसे कमाता है तो वो टैक्स देने के लिए बाध्य है। तो फिर किसान को ये छूट क्यों मिलनी चाहिए? और उसका फ़ायदा उठाते हुए बहुत सारे लोगों ने तो गमले में गोभी उगा लिए और गोभी उगाकर करोड़ों रुपए की छूट ले ली। तो ऐसा भी हमने देखने को मिला है कि गमले की गोभी ने लोगों को कर मुक्त कर दिया। तो मैं कीर्ति जोशी जी आपसे यही जानना चाहता हूं कि क्या ये सही वक्त था जब सरकार कोविड में जूझ रही थी, परेशान थी, अर्थव्यवस्था में तकलीफ थी, कि कृषि से होने वाली आय को कर मुक्त कर दिया जाता? सर, उसमें कर लगाया जाना चाहिए था। ये प्रपोज़ल हमने हमारे इंदौर ब्रांच से जो है इंस्टीट्यूट की तरफ से भी ये दिया था कि कृषि आय के ऊपर जो है एक लिमिट के ऊपर अगर कृषि आय होती है, हम उसे 10 लाख रुपए हमने प्रपोज़ किया था कि सालाना अगर कोई किसान 10 लाख से अधिक अगर कमाते हैं तो उनकी आय के ऊपर टैक्स लगाना चाहिए, क्योंकि 10 लाख रुपए अगर कोई किसान कमा रहा है तो वो गरीब किसान नहीं है और उससे जो कलेक्शन आता है उस कलेक्शन को आप उन किसानों के लिए खर्च कर सकते हो, उन एग्रीकल्चर चीज़ों के लिए आप खर्चा कर सकते हो जो गरीब किसान है, या उसमें किस तरीके से एडवांसमेंट किया जा सकता है। तो ये प्रपोज़ल हमने दिया था, बट ऐसा लगता है कि शायद किसान आंदोलन को देखते हुए गवर्नमेंट ऐसे किसी भी नई चीज़ को लाना नहीं चाह रही थी जिससे कि वो आंदोलन जो है वो और उग्र हो जाए। तो शायद इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ऐसा कोई टैक्स नहीं लगाया गया। अन्यथा मेरी व्यक्तिगत राय तो यह है कि 10 लाख रुपए या 11 लाख रुपए से अधिक अगर किसी किसान को वार्षिक आय होती है पर्टिकुलरली, तो उस किसान को जो है वो एटलीस्ट एक बार कर सीमा में लाना चाहिए। चाहे आप उसको कम रेट से टैक्स लगा दें, बट कुछ टैक्स कलेक्शन तो उनसे होना चाहिए। सर, आप क्या सोचते हैं? आप इतनी लंबा एक कार्यकाल है आपका जी। कि किसान भी अब वैसा किसान तो रहा नहीं। अब किसानों के पास भी आप देखिए तो फॉर्च्यूनर घर में खड़ी हुई है, आप गांव में जाएं तो बड़े बड़ी कोठियां बनी हुई हैं और मर्सिडीज़ और अन्य गाड़ियां खड़ी हुई हैं, कई कई ट्रैक्टर्स खड़े हुए हैं, लेकिन उन पर कोई टैक्स नहीं। देखिए, किसानों को अपन दो वर्ग में बांट सकते हैं। एक तो ऐसे किसान जो कि बहुत ही गरीब हैं, मध्यम वर्गीय हैं, जिनके पास बिल्कुल खेतीहर मजदूर टाइप या इतनी ज़मीन उनके पास कम है कि वो मुश्किल से अपना स्वयं का और अपने परिवार का पालन पोषण कर पाते हैं। और दूसरी ओर ऐसे किसान हैं जो अरबों और खरबों रुपए की आमदनी भी कृषि से कर रहे हैं और कोई टैक्स नहीं चुका रहे हैं। तो पहले वर्ग को तो छोड़ देना चाहिए, परंतु जो दूसरा वर्ग है उसकी एक सीमा निश्चित कर लें। जैसा भी कीर्ति जी ने बताया कि 10 लाख से ऊपर की उनकी आमदनी हो तो उस पर टैक्स लगाया जाए, तो उस प्रकार का शुरुआत करना चाहिए।
परंतु मेरे ख्याल से इसके अंदर दो अड़चने हैं। एक तो ये कि गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट आती है तो उसमें इच्छा शक्ति का अभाव होता है, और एग्रीकल्चर पे टैक्स लगाने के लिए सभी राज्यों की सहमति की आवश्यकता होगी। और केंद्र के अंदर चूंकि एक ही दल की सरकार नहीं होती है, तो सभी राज्य सरकारों की सहमति प्राप्त करना और कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना, ये एक बहुत बड़ा डिफ़िकल्ट टास्क है। और इसके कारण से कोई भी गवर्नमेंट इस मामले को छूना नहीं चाहती। हमेशा ये बात होती है कि हर बजट के अंदर सरकार ही कहती है हमने किसानों के लिए और फ़ायदा किया, परंतु फ़ायदा निश्चित रूप से करना चाहिए उनके लिए। परंतु जो उच्च श्रेणी के किसान हैं, और जैसा आपने बताया कि बहुत संपन्न किसान हैं, उनके ऊपर निश्चित रूप से करारोपण की पहल आयकर के अंदर की जाना चाहिए। कीर्ति जी, अफोर्डेबल हाउसिंग की बात इस बजट में कही गई है, और अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए रियायत दर भी बढ़ाई है। सरकार भी चाहती है कि लोगों के अपने घर हों। किराए वाले सेक्टर में भी कहा गया है लोगों को कि हम उसमें भी छूट देंगे। क्या इससे मध्यम वर्ग को राहत मिलेगी? उनके ऊपर जो उनका जो ईएमआई आएगी वो कम होगी और दूसरी तरह की राहत मिलेगी कर में? सर, ईएमआई तो वैसे भी जो डिसाइड होती है वो बैंक का चैनल से होती है और रेट ऑफ इंटरेस्ट से होती है। रेट ऑफ इंटरेस्ट में अगर कोई कमी होगी तो उनको रियायत मिलेगी। बट जहाँ तक की बात है कि एडिशनल इनकम टैक्स में जो डिडक्शन है, वो ये कहा गया कि जनरली अगर कोई व्यक्ति अगर कोई मकान लेता है और उसके ऊपर लोन लेता है तो उसके ऊपर उसे 2 लाख रुपए तक की इंटरेस्ट की रीपेमेंट की छूट मिलती है अगर वो व्यक्तिगत उसके उपयोग के लिए होता है तो। परंतु अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए पिछले बजट में भी, पिछले साल भी अमेंडमेंट किया गया था कि अगर कोई व्यक्ति अफोर्डेबल हाउसिंग में जा रहा है, 45 लाख से कम की उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू आती है उस मकान की, और उसके लिए अगर वो लोन लेता है और उसके ऊपर ब्याज का पेमेंट करता है तो उसे 1.5 लाख रुपए की अतिरिक्त छूट दी जाएगी। अर्थात 2 लाख प्लस 1.5 लाख, 3.5 लाख रुपए की उसको इनकम टैक्स में छूट मिलेगी। पर्सनली अगर देखा जाए तो ये दोनों कॉम्बिनेशन एक साथ मिलना बहुत मुश्किल है किसी भी व्यक्ति के साथ, क्योंकि जब हम होम लोन लेने के लिए जाते हैं और 45 लाख का कोई मकान, एग्जैक्ट 45 लाख से कम का मतलब 40-42 लाख रुपए का मकान हो, उसका 80% लोन हो, तो 80% अगर हम लोन की बात करते हैं 40 लाख पे, तो वो 32-35 लाख रुपए तक का कोई मकान होना चाहिए, 36 लाख रुपए का लोन होना चाहिए। 36 लाख के लोन के ऊपर अगर हम ईएमआई की बात करें और रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें, 8% ब्याज है। इन एनी केस वो इंटरेस्ट हाईएस्ट टू हाईएस्ट अगर वो 1 अप्रैल को ही होम लोन के लिए अप्लाई कर दे और मकान ले ले, तब भी जाके उसका 3.5 लाख रुपए इंटरेस्ट नहीं होता है। तो ये जो दिखने के लिए लिमिट की बात है कि 2 लाख प्लस 1.5 लाख, ये हाथी के दांत है। ये हाथी के दांत है। तो प्रैक्टिकली तो वो 3.5 लाख नहीं होना है। हाँ, लेकिन कुछ एडिशनल रिलीफ हो सकता है, 2.5 लाख, 2.25 लाख, तो 70-75 हज़ार की एक एडिशनल रिलीफ जो है वो इसमें मिल सकती है। और मैं क्या इसमें एक बात ऐड करना चाहूँगा कि इसकी जो समय सीमा थी इस प्रोविज़न की, वो अभी 31/3 को समाप्त हो रही थी 21 को, तो उसको 1 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया है। तो ये एक राहत की बात है कि 1 वर्ष आगे तक इस प्रोविज़न का लाभ जो संबंधित व्यक्ति हैं, शर्तें पूरी करते हैं, तो वो ले सकेंगे। इस बजट को एक कर विशेषज्ञ के नाते आप किस तरह से और व्याख्या करना चाहेंगे? विस्तार से मैं जानना चाहूँगा कि पूरा एक टैक्स एक्सपर्ट के नाते आपने इस बजट को देखा, पढ़ा, आपको क्या लगता है? देखिए, इसमें एक तो राहत जो दी गई है उसकी मैं चर्चा करना चाहूँगा कि आज की तारीख के अंदर यदि कोई कॉलोनाइज़र है या बिल्डर है, वो कोई प्रॉपर्टी बेचता है, तो हम जैसा सब जानते हैं कि एक गाइडलाइन वैल्यू होती है और एक व्यवहार मूल्य होता है। तो व्यवहार मूल्य समझ लीजिए उस प्रॉपर्टी का 50 लाख है और गाइडलाइन वैल्यू उसकी 55 लाख रुपए है, या 55 से बढ़ के 60 लाख रुपए है। तो जो 10 लाख रुपए का अंतर है उसके ऊपर भी बिल्डर को या कॉलोनाइज़र को टैक्स देना होता है, और जो खरीदार है उसको भी उसके ऊपर टैक्स देना होता है। तो इसके लिए जो एक मार्जिन उन्होंने रखा था कि 10% तक का यदि गैप होगा तो उस गैप को अभी इग्नोर कर दिया जाएगा, परंतु इस गैप की सीमा बढ़ा के 10 से 20% कर दी गई है, और वो भी लिमिटेड टाइम के लिए की गई है, ताकि जो कॉलोनाइजर्स और बिल्डर्स ये परेशानी महसूस कर रहे हैं कि उनके पास बहुत सारा जो प्लॉट्स हैं या फ्लैट्स हैं वो अनसोल्ड स्थिति के अंदर हैं, तो वो बेच पाए। कोविड पीरियड में नहीं बेच पाए तो इस पीरियड के अंदर बेच पाए, उसके लिए समय सीमा बढ़ा दी है, और ये 10% की जो सीमा थी उसे 20% कर दी। कीर्ति जोशी जी, आप एक टैक्स एक्सपर्ट के नाते इस बजट की कैसे एनालिसिस करते हैं? देखिए, बजट में बहुत कुछ था नहीं। टैक्सेशन को लेकर बात करें तो एक आम करदाता के लिए कुछ नहीं था। 1-2 अच्छे अमेंडमेंट्स अगर हम बात करें तो एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और हॉस्पिटल्स के लिए एक रिलीफ लेकर आए कि जिनकी रिसिप्ट 1 करोड़ से कम है, पहले उनकी इनकम को एग्जाम किया जाता है। ऐसे स्कूल, ऐसे छोटे शिक्षण संस्थान जिनकी 1 करोड़ तक की रिसिप्ट होती है छात्रों से, उनकी इनकम के ऊपर टैक्स नहीं लगाया जाता था। उस सीमा को बढ़ाकर 5 करोड़ कर दिया गया है। ये एक अच्छी रिलीफ एजुकेशन सेक्टर के लिए दी गई है।
दूसरा अगर हम बात करें तो असेसमेंट के लिए भी जो टाइम पीरियड है उसे कम कर दिया गया है। तो वो असेसी के लिए एक अच्छा है कि भाई जो 3 साल किया गया टाइम पीरियड घटाकर रीओपनिंग का, वो एक अच्छी चीज़ है। लेकिन साथ ही साथ अगर असेसमेंट कंप्लीट करने की बात करें तो वहाँ पर भी समय सीमा को कम किया गया है। तो वो देखा जाए तो डिपार्टमेंट ये चाहता है कि कम से कम टाइम के अंदर आप डॉक्यूमेंट सबमिट करके और एक अपना हाथ से ले रहे हैं और एक हाथ से एक दे हाथ रहे से। हैं। और इवन जब हम टैक्स ऑडिट की बात करते हैं, मैं न्यूज़ चैनल पे देख रहा था, वहाँ पर कहीं चल रहा था कि सीमा जो है वो बढ़ाकर 10 करोड़ की गई, टैक्स ऑडिट के लिए 10 करोड़ तक की छूट दी गई। वास्तव में वो 10 करोड़ की छूट नहीं है। उसके अंदर एक कंडीशन है कि आपकी 95% रिसिप्ट और 95% खर्चे कम से कम दोनों ही डिजिटल मोड में होना चाहिए। और वर्तमान में ऐसे बहुत कम बिजनेस हैं जहां पर 95% लेन देन, 10 करोड़ का टर्नओवर और 95% से ज़्यादा लेन देन, दोनों पेमेंट भी और रिसिप्ट भी, दोनों सिर्फ बैंक या डिजिटल पेमेंट के थ्रू होता हो। तो प्रैक्टिकली बोलने के लिए तो छूट आपने डबल कर दी, बट उसका व्यक्तिगत रूप से लाभ देखा जाएगा तो मुझे लगता है शायद 1-8% ही असेसी करदाता ऐसा होगा जिसको ये लाभ मिलेगा, अन्यथा 99% लोगों को लाभ नहीं मिलेगा। अग्रवाल जी, इन्होंने कुछ कमियों का जिक्र किया और कुछ अच्छाइयों का भी जिक्र किया। इन सब चीज़ों से अगर हम बात करें तो ये पूरा जो ओवरऑल बजट है, ये बजट एक, जो प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि ये बजट जो है विकास और विश्वास का बजट है, कहाँ तक सार्थक साबित होता है? देखिए, इस बजट से दो तरह की बातें पहले लग रही थी बजट पूर्व। ऐसा एक तो ये था कि भाई जहाँ एक तरफ ये था कि छूट मिलना चाहिए, वहीं दूसरी तरफ ये डर था कि कहीं कोविड सेस न लग जाए, दूसरी तरफ सरचार्ज में बढ़ोतरी ना कर दी जाए। तो गवर्नमेंट ने कम से कम कोविड सेस नाम का कोई टैक्स नहीं लगाया, सेस नहीं लगाया, सरचार्ज में कोई वृद्धि नहीं की, और दूसरी तरफ उन्हें राहत भी नहीं दी। परंतु इसके साथ साथ गवर्नमेंट का पूरा जो फोकस है वो डिजिटलाइजेशन के ऊपर है, उसके लिए काफ़ी बड़ा प्रावधान उन्होंने किया है। दूसरी तरफ गवर्नमेंट ये चाहती 3,700 करोड़ रुपए डिजिटल इंडिया के लिए दिए हैं। जी 3,700 करोड़ रुपए। जी। तो आप कंटिन्यू कर रहे थे, मैंने आपको सिर्फ फिगर बताया, आप बताया कि आपने कहा डिजिटलाइजेशन के लिए दिए हैं, तो 3,700 करोड़ रुपए डिजिटल इंडिया के लिए दिए। डिजिटल इंडिया और ये डिजिटल पेमेंट, कीर्ति जोशी जी, ये जो बार बार सरकार फोकस कर रही है कि डिजिटल पेमेंट्स हों, क्या इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं हो सकता है कर चोरी को रोकने का? सर, कैश ही एकमात्र ऐसा रास्ता है जिसको अगर कर्ब किया जाएगा कैश इकोनॉमी को, तो चोरी रुक सकती है। अन्यथा तो बहुत डिफ़िकल्ट होगा, क्योंकि अकाउंटिंग एंट्री में अगर आपके पास कैश आया और कैश को आप रिस्ट्रिक्ट नहीं कर पा रहे हैं, उसकी 2 एंट्री हो गई, 3 एंट्री हो गई, आपके पास एज सच कोई रास्ता नहीं बचता। जब तक कि आप कैश के ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाएंगे, तब तक मुझे नहीं लगता है कि आपके पास ऐसा कोई रास्ता बचता है जिससे आप टैक्स चोरी रोक सकें। बहुत डिफ़िकल्ट है। जितना डिजिटलाइजेशन होगा उतना ही आप किसी भी चीज़ को पकड़ना आसान होगा। आप व्यक्ति का जो है अनरिकॉर्डेड सेल, अनरिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस जो हैं वो आप पकड़ सकते हैं। सो कैश इकोनॉमी अगर चलती रहेगी तो इट वुड बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर द गवर्नमेंट टू आइडेंटिफाई और टू एनालाइज द थिंग्स। कीर्ति भाई, व्यापारी, उद्योगपति के लिए ये बजट कैसा है? आम आदमी की बात आपने कर दी, मध्यम वर्ग की बात आपने कर दी, लेकिन अगर व्यापारी और उद्योगपति के लिए नज़रिए से देखें तो ये बजट कैसा है? सब मैं फिर वही बात कहूँगा कि आप चाहे व्यापारी की बात कर लें, चाहे उद्योगपति की बात कर लें, क्योंकि किसी भी तरीके से टैक्सेशन पर से हम बात कर रहे हैं, बाकी चीज़ों को हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। टैक्सेशन पर से ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे कि उन्हें बहुत बड़ी रिलीफ मिले। कहीं पर भी एक रिलीफ जीएसटी में ज़रूर दे दी गई है कि जीएसटी में ऑडिट करवाने की आवश्यकता नहीं होगी। ऐसे करदाता जिनका टर्नओवर 5 करोड़ और पहले वो लिमिट 2 करोड़ थी, 2 करोड़ से अधिक अगर होता था तो उनको जीएसटी में ऑडिट कराना होता था, उनको ज़रूर एक रिलैक्सेशन कंप्लाइंसेस से दिया गया है कि उन्हें ऑडिट करवाने की आवश्यकता नहीं है। अन्यथा देखा जाए तो एज सच कहीं पर भी कोई रिलैक्सेशन नहीं है। उल्टा देखा जाए तो व्यापारियों के ऊपर एक एडिशनल बर्डन और आ गया कि जहां पर वो कर्मचारियों का ईएसआईसी और पीएफ का पेमेंट करते थे, जिसमें एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन और एम्प्लॉयर दोनों का कंट्रीब्यूशन होता था। एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन मिलता था उसका पेमेंट और एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन करना होता था, और उसकी नियत तारीख मान लीजिए किसी महीने की नेक्स्ट मंथ की 15 तारीख है, और व्यापारी विद इंटरेस्ट उसको 16 तारीख को जमा करता था। एक दिन लेट होता था, किसी कारण से फंड्स की व्यवस्था नहीं हो पाती थी। तो डिपार्टमेंट जो है, ये एक मुद्दा जो डिबेटेबल था। डिपार्टमेंट ये कहता था कि साहब जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है उसकी हम आपको खर्चे के रूप में छूट नहीं देंगे। व्यापारी का ये कहना था कि साहब मैंने एक दिन डिले किया तो मैंने उस पर ब्याज दिया है, मैंने कोई अपराध नहीं किया है। और इस तरीके से डिस्प्यूट चलता था, और आगे जब कोर्ट में जाता था बहुत सारी कोर्ट के डिसीजन
एसएससी के फेवर में थे, व्यापारी के फेवर में थे। गवर्नमेंट ने इस बजट में प्रोविज़न कर मतलब इधर लॉ में अमेंडमेंट कर दिया है और ये कहा है कि अगर एक दिन भी आप लेट होंगे एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड का चालान पे करने में, ईएसआईसी का चालान पे करने में, तो वो पूरे खर्चे की छूट आपको नहीं मिलेगी, उसके ऊपर आपको टैक्स भरना पड़ेगा, ये मानते हुए जैसे कि वो आपकी आय है। तो देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो प्रैक्टिकली दिखने में उतनी अच्छी नहीं दिखती है, सूट भी नहीं होती है, आप ब्याज भी ले रहे हैं उसके ऊपर और खर्चे की छूट भी नहीं दे रहे हैं, तो ये डबल मार जो है व्यापारी के ऊपर पड़ रही है। अग्रवाल साहब बहुत वरिष्ठ हैं, आप सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। एक आखिरी सवाल और बहुत संक्षिप्त जवाब चाहूँगा कि 10 में से अगर इस बजट को नंबर देना पड़े तो आप कितने नंबर देंगे? देखिए साहब, ओवरऑल देखा जाए तो मेरे हिसाब से बजट अच्छा है। 10 में से मैं 8 नंबर दूंगा, क्योंकि बहुत सारी अपेक्षाएं रखना बजट से वर्तमान स्थितियों में संभव नहीं था और बहुत सारा जो उन्होंने दिया है, देखा जाता है कि फेसलेस असेसमेंट, फेसलेस अपील, फर्स्ट अपील, उसके साथ साथ आप फेसलेस सेकंड अपील का प्रावधान ले आए। वो चाहते हैं कि करदाता और डिपार्टमेंट के अधिकारियों के बीच में व्यक्तिगत संपर्क की संभावनाओं को कम से कम किया जाए और जो भी हो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से आदान प्रदान सूचनाओं का हो और उसके द्वारा ही सब कार्रवाई की जाए। वैसे में जब ताकि भ्रष्टाचार भी रुके। जी, बहुत धन्यवाद कीर्ति जोशी आपका, बहुत धन्यवाद गोविंद अग्रवाल जी आपका भी दर्शकों से बात करने के लिए। हमने पूरी कोशिश की है कि जो टैक्सेशन वाला पार्ट है, जो कर वाला हिस्सा है, उसकी हम बारीक से बारीक बातें आपको बता सकें। इसका फ़ायदा या नुकसान आम आदमी को, मध्यम वर्ग को और व्यापार जगत को कितना होने वाला है, होगा, इस सब के बारे में हमारे टैक्स विशेषज्ञ कीर्ति जोशी और अग्रवाल जी लगातार आपको अपडेट कर रहे थे। लगता है मैं उम्मीद करता हूं कि निश्चित रूप से आपकी बहुत सारी जिज्ञासाओं का समाधान हम इस बजट चर्चा में कर पाए होंगे और हम आगे भी आपको इस बजट को लेकर ताज़ा अपडेट्स देते रहेंगे, ताज़ा बातें बताते रहेंगे और उन सूत्रों के माध्यम से हम बजट का भी और विश्लेषण करेंगे कि इस बजट ने आम आदमी को क्या दिया है, महिला को क्या दिया है, हर वर्ग को क्या दिया है और ये बजट बूस्टर साबित होगा या नहीं। हमारे अगले विशेषज्ञ के साथ हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। एक छोटा सा ब्रेक के तुरंत बाद हाजिर होंगे नई खबरों के साथ, नए इनपुट्स के साथ। देखते रहिए डिजायरा न्यूज़।